हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं सीसैट के पैसेज मतलब कॉम्प्रिहेंशन। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यू के साथ, क्योंकि सीसैट का देखो जो पैसेज होते हैं ना, खास करके वो पीवाईक्यू से ही हमें समझ में आते हैं। एक तो लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट होती है यूपीएससी की, और दूसरी बात है कि यूपीएससी कैसे मतलब क्वेश्चन पूछती है, कैसे पैसेज होते हैं, तो वो हमें समझ में आता है। तो इसीलिए पीवाईक्यू करना ज़रूरी होता है सीसैट के पैसेज का। खास करके आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, उसका मतलब पता नहीं, वो अपनी मर्जी से निकाल बनाते हैं क्वेश्चन। तो यूपीएससी का देखोगे ना, तो एक माइंडसेट उनका जैसा है वैसा हमारा डेवलप होने लगता है। इसीलिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो आज जो हम देख रहे हैं ना पीवाईक्यू, ये 2021 का ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, उसी से हम पैसेज आज सॉल्व करेंगे। थोड़े अजम्पशन वाले क्वेश्चन थोड़े टफ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के साथ इसको बेहतर बना सकते हैं। काफी लोग हैं जो बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं अजम्पशन के क्वेश्चन, जो कि मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी है, बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। मुझे हालांकि अजम्पशन की इतनी नहीं आता है, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब नहीं आता इन द सेंस कि कभी कभी गलत हो जाते हैं मेरे भी अजम्पशन के। तो मैं क्या करती हूँ, एक फंडा आपको पता होना चाहिए कि पहले नहीं पता था। तो ये एक फ्लिपिंग टेक्निक होती है। जब भी आप सीसैट का पेपर सॉल्व करते हो ना, तो प्रैक्टिस ऐसे करो, जो पीवाईक्यू उठाओ और उसे प्रैक्टिस करो कि जो पहले तुम्हें फर्स्ट 2-3 मिनट ले लो जो तुम्हें आते हैं। देखो मैंने टिक मार्क किया है, मैं आपको दिखाती हूँ सामने, जो आपको इजी लगते हैं। मैंने देखो इजी है, तो ये जो बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस, ये यूपीएससी का ही पेपर है। देखो इस तरह से वो बोल्ड मतलब बोल्ड करके वर्ड्स देते हैं कि आपको क्या ढूंढना है पैसेज में। तो क्रिटिकल इन्फरेंस देखना है हमें पैसेज में, तो ये इजी होते हैं इन्फरेंस वाले, तो मैंने इस तरह से राइट कर दिया, ठीक है। और जो अजम्पशन वाले मुझे थोड़ा सा ये टफ भी लगा और लेंदी भी लगा, तो मैंने इसको ये गोल भी किया, बट ये सॉल्व करना है। बट कब करना है, जब पहले इजी मैं सॉल्व करूंगी, उसके बाद सॉल्व करना है। तो फिर मैंने नेक्स्ट ऐसे किया। नेक्स्ट मैंने पेपर देखा, फिर देखा यहाँ पे, अरे ये तो बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्व्स का पूछा है तीसरा, तो मैंने ये तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ये अजम्पशन का है, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने मतलब देखा थोड़ा, तो लगा सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मैंने टिक मार्क कर दिया। ऐसे आपको देखना है, इसी को फ्लिपिंग टेक्निक बोलते हैं। और ये मुझे ये रिमाइंडर वाला ये इजी जाते हैं, तो मैंने इसको राइट कर दिया। ये आपको यहाँ पे डाटा से यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, तो मैंने टिक मार्क कर दिया। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी का है। तो यहाँ पे ना ये जो दिए हुए नंबर्स है, इनको पुट करना है पी के जगह पे। और डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है ना, जो ये लास्ट नंबर है उसको टू डबल करना और फिर डिवाइड करना, तो इससे मतलब टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैंने लास्ट में करेंगे हम। इजी है करेंगे, बट इजी जो इजी है इससे भी इजी है, उसको पहले करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, इस तरह से मैंने किया है। और ये करेंगे परसेंटेज वाले, ये भी टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा मैंने इसको गोल कर दिया। और ये देखो, ये सिलोजिज्म या सिलोजिज्म जो भी है, इसके क्वेश्चन इजी होते हैं, मुझे अच्छे से आता है, तो मैंने इसको टिक मार्क कर दिया। तो ये कर दो। ये भी देखो, ये कैलेंडर प्लस नंबर सिस्टम का है, थोड़ा टफ लगा मुझे, लेकिन मैंने कैलेंडर किया है, नंबर सिस्टम किया है, तो आना चाहिए, मैं ट्राई जरूर करूंगी, इसलिए मैंने इसको गोल कर रखा है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज में करना है आपको, शुरुआत के जो 2-3 मिनट होते हैं उसमें ये सब करना है आपको, फाइंड आउट करना है कि इजी कितने आ रहे हैं। तो लगभग मान लो आपको इजी ऐसे लग रहे 20 या 25 इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो उसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे। जो थोड़े से टफ है उसको उसके बाद दोगे, फिर उससे भी ज्यादा टफ है तो उसके बाद दोगे। क्योंकि आपका ना इस तरह से करके आपको कितना लाना है, आपका मतलब अटेम्प्ट कितना लाना है, 50 या 55 के बीच में आपके अटेम्प्ट लाने हैं। इतना नहीं लाओगे ना, तो फिर थोड़ा टफ जाता है, आप सेफ जोन में नहीं रहोगे। और ये लाना है मतलब जबरदस्ती नहीं लाना है, आपको इतना मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके इतने अटेम्प्ट कर पाओगे आउट ऑफ 80, ठीक है। तो इतना आपको करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टेक्निक यूज करके आप कर लेना। सिर्फ देखो, सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं, सिर्फ मेहनत करने से कुछ चीजें हासिल नहीं होती है, उसको ना स्मार्ट वर्क की भी जरूरत होती है। तो ये सब चीजें आपको अप्लाई करनी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसके बारे में बोला था, लेकिन अब भी सोचा कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको।
देखो ये अजम्पशन का अगेन थोड़ा सा टफ हो जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो फिर मैं इसको गोल करूंगी। और यहाँ पे भी इम्प्लाइड पूछा है, इम्प्लाइड मतलब सजेशन होता है, तो उसको भी हमें सॉल्व करना है। आते हैं ये क्वेश्चन, इम्प्लाइड के भी इजी होते हैं, तो मैंने इस तरह से किया है। तो पूरा पेपर ही इस तरह से करना है पहले, और बाद में सॉल्व करना शुरू कर देना है। इजी इजी वाले शुरू करना है, बीच में देखो चाहे पैसेज आ जाए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ जाए, मैथ से आ जाए या रीजनिंग से आ जाए, जो आपको इजी लगता है उसको पहले प्रायोरिटी देना है। ये बिल्कुल माइंड में मत रखना कि पहले हम पूरा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ पे आएंगे, उसके बाद रीजनिंग पे आएंगे, इस तरह से बिल्कुल मत करना। सिर्फ आप पैसेज करोगे ना, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरी तरह से आप ड्रेन हो जाओगे, आपकी एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी वहां पे। तो यूपीएससी यही सोच के, मतलब स्टूडेंट के बारे में सोच के ही वो ऐसे पैटर्न सेट किया है इसने, कि पहले 2 पैसेज दिए, फिर उसके बाद मैथ रीजनिंग सब इकट्ठा करके दे रहे हैं। क्यों दे रही है? कुछ तो सोच समझ के ही दे रही होगी ना यूपीएससी। तो आप बिल्कुल जिस तरह यूपीएससी दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है पैटर्न, उसमें आपको पहले इजी इजी वाले ढूंढ लेने हैं, ठीक है। चलो इस तरह से करोगे ना, आप सेफ जोन में भी रहोगे ना, 70 और 80 के बीच में भी आपके मार्क्स आ जाए तो ये आप सेफ जोन में हो। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको पीवाईक्यू के साथ, ठीक है। मैं खुद मैंने कोई टेस्ट सॉल्व नहीं किया आज तक सीसैट के लिए, मतलब कोचिंग क्लासेस वाले की लास्ट ईयर किया था थोड़ा, जस्ट देखना था, मैथ वाले क्वेश्चन किए थे मैंने टेस्ट सीरीज से, तो बट और कुछ पैसेज भी लिए थे शायद मैंने लास्ट ईयर। बट आपको मैं कंप्लीटली कहूंगी कि उनका पैसेज की जो टेक्निक होती है वो बिल्कुल अलग होती है, यूपीएससी का एक्चुअल पेपर की अलग होती है, तो आपको एक्चुअल पेपर से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आज हम दो पैसेज, 1 2 और 4 पैसेज देखेंगे आज हम। ये पहले देखेंगे हम यहाँ पे। और जब भी आप पैसेज देखते हो, मैंने बोला था ना आपको, एक तो लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है, फिर कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है, और पहले क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन के बाद पैसेज पढ़ना है। और पैसेज बिल्कुल पढ़ना स्किप मत करना, चाहे आपका क्वेश्चन से आंसर निकल के भी आ रहा है फिर भी आप पैसेज को एक बार देखोगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, पूछा है यहाँ पे बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फरेंस निकालना है हमें, मैंने लास्ट टाइम आपको इसके मीनिंग बताए हैं, तो अजम्पशन का भी, इन्फरेंस का भी और इम्प्लाइड का भी बताया था हमको, ठीक है। तो आपको यही ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पे मोस्ट क्रिटिकल बोला है इन्होंने। आपको अगर नहीं समझ में आता ना इंग्लिश वाला, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो, सर्वाधिक निर्णायक निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। थोड़ा टफ है जिनको समझ में नहीं आता। और अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धाराएं बनाई गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना होता है। इन्फरेंस में ये होता है ना, इन्फरेंस में फैक्ट दिए होते हैं, एविडेंस दिए होते हैं, तो उसी के बेस्ट हमें निकालना होता है। लेकिन अजम्पशन में ऐसे होता है, एविडेंस फैक्ट्स नहीं होते हैं अजम्पशन में, वो पूर्व धारणाएं होती है, मतलब पहले से ही ग्रहित करके उसके इर्द गिर्द पैसेज लिखा होता है। तो वो क्या है जिसको इन्होंने पूर्व धारणाएं रखे लिखा है, उसको ढूंढना होता है हमें ऑप्शन में। अगर आपको थोड़ा ऐसा लगे कि मैं ज्यादा मतलब थोड़ा टाइम ले रही हूँ, तो आप ना 1.5 के स्पीड से भी देखा करो वीडियो, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी पैसेज का। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लैनेट्स एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। आपको लगता है कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है लो, ये बोल रहे हैं कि लो इंटेंसिटी होती है, हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लैनेट एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी। ये कॉमन सेंस है कि लो इंटेंसिटी से इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा प्लैनेट के ऊपर जो कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी का ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना, लो इंटेंसिटी का थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है, तो मैं तो इसको गलत ही मान के चलूंगी। लेकिन फिर भी हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है कि लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम के ऊपर लाइट पोल्यूशन का परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट होता है, ऐसे बोला है इन्होंने। अब ये पैसेज में ऐसे क्या दिया है क्या नहीं दिया, इसके अकॉर्डिंग हम पकड़ेंगे, अभी इसको कट नहीं कर सकते। यहाँ पे थर्ड बोला है कि जो व्हाइट लाइट होती है इज अ बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एज कंपेयर टू लाइट ऑफ अदर कलर्स। तो ये बोल रहा है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो बेटर होती है जो दूसरे अदर कलर्स है उनके कंपेयर में, प्लांट के फ्लावरिंग के लिए। तो अभी ये पैसेज में जैसे दिया है उसी के अकॉर्डिंग पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हम नहीं निकाल सकते, वो तो कॉमन सेंस था फर्स्ट वाले में, तो ठीक है। यहाँ पे बोला है कि प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल टू। तो अब तो ये देखना पड़ेगा, ये नॉट ओनली आया है बीच में, तो देखना पड़ेगा इसको भी। तो पहले पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि रिसर्चर्स simulated street lightning on artificial grassland plots containing pea aphids sap sucking insect, जो insect होते हैं वो उसके बारे में at night, ठीक है। So these were exposed at two different types of light। एक इन्होंने ली थी white light, दूसरी है similar to newer commercial LED lights, एंड एम्बर लाइट जो होती है वो सिमिलर होती है सोडियम स्ट्रीट लैम्प्स के। एंड द लो इंटेंसिटी एम्बर लाइट वाज शोन टू इनहिबिट रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग इन अ वाइल्ड प्लांट्स ऑफ द पी फैमिली विच इज अ source of food for the pea aphids in grasslands. So the number of aphids was also significantly suppressed under the light treatment due to the limited amount of food available। मैंने तो आपको लास्ट टाइम में बोला था कि आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत होती है, अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी पेपर में तो कर लो। काफी लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब इसकी एक टेक्निक होती है स्पीड बढ़ाने की। कुछ लोग इस तरह से मतलब ऐसे इतना ही पैसेज पढ़ते हैं, बीच वाली जो बीच वाली चीजें होती है ना इतना ही पढ़ते हैं कुछ लोग, ये बीच वाली चीजें ही पढ़ते हैं, इधर वाला और इधर वाला नहीं पढ़ते हैं। तो ये टेक्निक होती है, वो जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही वो चीजें होगी। तो बट आप ये प्रैक्टिस के साथ करना है, एकदम से नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने एक जो रिसर्चर्स होते हैं उन्होंने रिसर्च किया कि दो डिफरेंट लाइट लिए एक प्लॉटिंग के ऊपर। वहां पे व्हाइट लाइट होती है जो कि कमर्शियल एलईडी जो होती है वैसी उसकी लाइट होती है, और अंबर लाइट होती है उसका वो जो स्ट्रीट पे सोडियम लाइट लैंप होते हैं उसकी तरह होती है। और इन्होंने बोला है कि जो लो इंटेंसिटी अंबर की होती है ना वो इनहिबिट करती है रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग, मतलब ये फ्लावरिंग में काम नहीं करती है बल्कि वो जो फ्लावर ब्लूम होते हैं उसको रोकती है ये अंबर लाइट, क्योंकि इसमें सोडियम होता है, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, पूरे पैसेज में यही बोला जा रहा है। तो देखो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है, अभी इन्होंने बोला कि जो व्हाइट लाइट है इज अ बेटर फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर्स। तो यहाँ पे उन्होंने इम्पैक्ट बताया है कि जो यहाँ पे बोला है कि द लो इंटेंसिटी अंबर लाइट वाज शोन to inhibit rather than induce flowering of a wild plant of a pea family which is a source of food for the pea aphids in the grassland, and number of aphids was also significant suppressed under the light treatment due to the limited amount of food available। तो ये बोल रहे हैं कि लाइट जो होती है, लाइट कौन सी भी हो, चाहे वो अंबर हो चाहे व्हाइट हो, तो उससे क्या होता है जो फूड का प्रोडक्शन होने वाला होता है इसकी वजह से कम होता है। और ये जो यहाँ पे जो आप जो इंसेक्ट देख रहे हो या एफिड्स जो भी है, तो इनके ऊपर भी उसका फिर वो भी सफरेस होने लग जाते हैं, उनके लिए अवेलेबिलिटी जो होती है फूड की वो कम पड़ जाती है। तो देखो यहाँ पे तो ये जो लो इंटेंसिटी एजमोर एडवर्स होती है ऐसा कुछ भी नहीं बोला है पैसेज में, मतलब जो इन्फरेंस है फैक्ट्स और एविडेंस देखा जाता है, तो पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया। दूसरी बात है यहाँ पे लाइट पोल्यूशन क्या है, हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर देखो जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर वो अफेक्ट करते हैं,
तो अफेक्ट करेंगे, तो अगर फ्लावर ही ब्लूम नहीं होंगे तो फूड भी प्रोड्यूस नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो फिर बाकी इकोसिस्टम जो फूड के ऊपर डिपेंड होती है तो वो भी नहीं सस्टेन होगी वहां पे, तो परमानेंटली इम्पैक्ट हो जाएगा लाइट की वजह से, लाइट पोल्यूशन की वजह से। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट जाती है, व्हाइट लाइट इज अ बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट कंपेयर टू लाइट अदर्स कलर्स। तो ये देखो कोई भी लाइट बेटर नहीं हो सकती है, तो यहाँ ऊपर बोला है पैसेज में। तो प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन एन इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल टू। तो ये भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि प्रॉपर इंटेंसिटी लाइट की होनी चाहिए। वो बता रहे पूरे पैसेज में रिसर्च किया उन्होंने, 2 टाइप की लाइट लिए, ऑर्डर भी ली होगी, लेकिन वहां पे अंबर और व्हाइट लाइट के बारे में बोला है। तो वो बता रहे हैं कि लाइट पोल्यूशन की वजह से कैसे इम्पैक्ट होता है पूरे इकोसिस्टम पे, ये बोला गया है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, और अजम्पशन के अब देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखना है, पहले ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोला है सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ सीरियल मतलब जो व्हीट राइस जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, व्हीट एंड राइस की। तो ये बोल रहे हैं कि अगर पॉलिनेटिंग एनिमल जैसे होते हैं बटरफ्लाइज, बीज, इनकी वजह से पॉलिनेशन होता है ना फ्लावर में, तो अगर ये नहीं अच्छे से नहीं होंगे, इनके अंदर डाइवर्सिटी नहीं होगी, तो फूड प्रोडक्शन के ऊपर भी मतलब इसका असर दिखता है। तो ठीक है, सेकंड है यहाँ पे मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। देखते हैं है कि नहीं ऐसे। मोनोकल्चर जो होता है ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, फ्लावर्स आते हैं, और क्या क्या आता है हॉर्टिकल्चर्स में, तो वो आप मुझे बताना, वेजिटेबल्स और ये सब आता है। ठीक है, थर्ड है पॉलिनेटर बिकम्स स्केर्स in cultivated areas divide of natural vegetation, and fourth है diversity in insect induce diversity of plants। अगर इंसेक्ट की डाइवर्सिटी रहेगी तो वो क्या इंड्यूस करेगी, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को भी इंड्यूस करेगी, क्योंकि देखो जितने अलग अलग टाइप के इंसेक्ट रहेंगे तो उतना ही अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। तो प्लांट्स भी मतलब प्लांट की डाइवर्सिटी भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये मान लो ये सही ही है, ये कॉमन सेंस से सही जाता है। अगर ये सही जाता है ना तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर ये 4 आने के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो मान लो मैं तो यही मान के चलती हूँ, तो ये दोनों में हमें देखना है अब। ठीक है, तो देखो पहले हम तो पैसेज पढ़ेंगे फिर बाद में ढूंढेंगे। तो यहाँ पे बोला अप्रोक्सीमेटली 80% of all flowering plant species are pollinated by animals। जो 80% प्लांट्स होते हैं वो उनका पॉलिनेशन देखो इसके लिए होता है, जैसे कि पॉलिनेशन अगर नहीं होगा ना तो फ्लावर्स फ्रूट्स भी नहीं बन पाएंगे, तो पॉलिनेशन की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि एंथर होता है, स्टिग्मा होता है। तो एक एंथर जो होता है एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक पहुंचने का मतलब वो मेल गैमेट होता है एंथर, जो वो वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाने का काम ये इंसेक्ट करते हैं। और जैसे वहां पे एंथर दूसरे एक जो फीमेल गैमेट्स के पास एंथर पहुंच जाता है तो उनका क्रॉस सेक्शन होके फिर वो वहां पे फूल और फूल के बाद फ्रूट बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से होता है बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए पॉलिनेशन बहुत जरूरी होता है। तो इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स, बट द मेन पॉलिनेटर आर इंसेक्ट्स होते हैं मेन पॉलिनेटर। ठीक है, तो मैमल्स भी होते हैं, जैसे हाथी जो है, हाथी के पैरों के तले भी लग के एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं चीजें। फिर बर्ड्स भी होते हैं, एक जगह से दूसरे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे बैठ जाते, तो उनकी वजह से भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक वो पोलन ग्रेन ले जाने का काम करते हैं बर्ड्स। ठीक है, तो pollination is responsible for providing us with a wide variety of food as well as many plant derived
मेडिसिन। तो देखो यहाँ पे तो हमारा आंसर बनता है कि पॉलिनेशन जो है उसकी वजह से ही क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ फूड मिलता है एज वेल एज प्लांट डाइवर्सिटी मेडिसिन भी मिलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर क्रॉप डिपेंड अपॉन पॉलिनेशन, मतलब 1/3 जो एग्रीकल्चर है वो पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंड है। बीज आर द मोस्ट डोमिनेंट टैक्सा व्हेन it comes to pollination and they are crucial to more than 400 crops। देखो जो बीज होती है वो कितने 400 क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इतना बोला है, पॉलिनेशन इज एन इसेंशियल सर्विस दैट इज द रिजल्ट ऑफ intricate relationship between plants and animals and reduce or loss of either affects the survival of both. So effective pollinations required resources such as refuges of प्रिस्टीन एंड नेचुरल वेजिटेशन। तो देखो पॉलिनेशन बहुत जरूरी होता है अगर आपको नेचुरल अच्छा खासा एक मतलब क्या बोलते हैं वेजिटेशन चाहिए होता है। तो अजम्पशन है यहाँ पे, हमें अज्यूम करके लेना है कि क्या अज्यूम करके उन्होंने लिखा होगा। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है कि डाइवर्सिटी इन इंसेक्ट इंड्यूस डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, तो ये तो फोर तो बिल्कुल पैसेज के अकॉर्डिंग भी सही है, ये तो ग्रहित मान के ही लिखा है पैसेज। तो ऑब्वियसली अभी हमें यहाँ पे दो ही चीजों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, मतलब 3 तो ऑलरेडी करेक्ट है। जो पॉलिनेटर बिकम्स स्केर्स इन कल्टीवेटेड एरियाज एंड डिवाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर पॉलिनेटर्स मतलब जैसे बीज की इंसेक्ट जो होते हैं उनकी मात्रा जो है उसमें कम अगर आती है, वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसकी फिर क्या होगा, जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी डिवाइड होगा, मतलब कम होता जाएगा। ठीक है, कल्टीवेटेड एरियाज में। तो ये तो बिल्कुल सही ही है, यही मान के उन्होंने पूरा पैसेज लिखा है। तो अभी हमें 2 पे फोकस करना है कि 2 है कि नहीं। ठीक है, 2 अगर होगा तो हमारा आंसर बी बनेगा, अगर 2 नहीं है तो हमारा आंसर डी बनेगा। तो 2 क्या लिखा है, ऑलरेडी 1 तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड ग्रेन्स इज इम्पॉसिबल विदाउट डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स। पॉलिनेटिंग यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो 1/3 जो है क्रॉप जो है, या यहाँ पे बोला है 400 क्रॉप जो होता है बी मतलब इंसेक्ट, और यहाँ पे भी बोला है उन्होंने कि जो यहाँ पे देखो मेन पॉलिनेटर्स इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स है बट इंसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो एनिमल वाला तो बात ही नहीं है। तो ये तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत ही हो गया। एक तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन की भी बात की है इन्होंने, सीरियल फूड ग्रेन्स इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिनेटिंग एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो यहाँ पे सेकंड देखना है हमें, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। नहीं नहीं, इसकी तो बात ही नहीं कर रही, ये तो अज्यूम ही नहीं किया इन्होंने। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे हैं ये, इंसेक्ट वो भी और मोनोकल्चर की भी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो अज्यूम करके उन्होंने बिल्कुल पैसेज लिखा नहीं है, उन्होंने बस ये लिखा है कि जो पॉलिनेशन जो होता है तो वो कौन से मतलब इंसेक्ट कितना करते हैं, बर्ड्स एनिमल कैसे करते हैं, और इंसेक्ट की वजह से खास करके बी की वजह से कितने क्रॉप्स को बेनिफिट मिलता है, मतलब पॉलिनेटर का काम करती है बी, ये बताया है पैसेज में। मतलब इसी के इर्द गिर्द पैसेज लिखा है कि डाइवर्सिटी जो इंसेक्ट होते हैं, अगर ये इंसेक्ट नहीं रहे जैसे कि बी है, ठीक है, डोमिनेट कौन करता है पॉलिनेशन करने में, इंसेक्ट करते हैं। तो अगर इंसेक्ट रिड्यूस हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका वेजिटेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ये पैसेज में लिखना चाहते हैं पूरे ऑथर। ठीक है, तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी इंसेक्ट की डाइवर्सिटी रहेगी तो आपकी जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ेगी, मतलब इंड्यूस हो जाएगी। और जो थर्ड उन्होंने बोला है कि पॉलिनेटर्स बिकम स्केर्स इन कल्टीवेटेड एरियाज डिवाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर इनकी मात्रा कम हो गई पॉलिनेटर्स की तो ऑब्वियसली वहां पे डिवाइड आ जाएगा। तो ये बोला है इन्होंने, क्योंकि हम देखो अगर
पॉलिनेटर नहीं रहेंगे तो जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हम लैंड बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इससे नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर भी असर दिखेगा। तो ये पूरा उनको वहाँ पे लिखना था पूरे पैसेज में। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है, कौन सा, डी हमारा आंसर आ जाता है। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे डी है। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की ही आप देख सकते हो 2021 की। तो यहाँ पे देखो जो हमारा थर्ड है क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन में हमें लिखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्व्स। ठीक है, कर्व्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमें कर्व्स मतलब मेन थीम क्या है पैसेज की ये देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पैसेज का ये देखना है हमें। सो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो ये अगर पैसेज की यही थीम है तो ये देखेंगे। दूसरा बोल रहा है कि हेवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग ड्राईलैंड क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, और थर्ड बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द criticality of water resources while simultaneously threatening it। ठीक है, और फोर्थ है क्लाइमेट चेंज कॉज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्की कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो हमें पहले तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसका कर्व्स पता चलेगा कि क्या है कर्व्स। तो देखो कर्व्स वाले होते हैं ना, उसके लिए तो पैसेज बहुत पढ़ना जरूरी होता है। तो यहाँ पे बोला है कि स्टडी कंडक्टेड ऑन अ इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द कावेरी बेसिन ऑफ तमिलनाडु यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स showed an increasing trends for maximum and minimum temperature and a decrease in the number of rainy days. So these climate shifts will have an impact on the hydrological cycle in the region and lead to more runoff and less recharge and affect the groundwater table. And further, there has been an increase in the frequency of drought in the state. So this has driven farmers to increase dependency on ground resource to secure their crops. तो देखो यहाँ पे बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि रिसर्चर जो है उन्होंने कावेरी बेसिन के, जो हमारी कावेरी रिवर है तमिलनाडु में भी आती है, तो वहां पे क्या इन्होंने रिसर्च किया, तो वहां पे पता लगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कावेरी बेसिन में जो रेन का वाटर स्टोर होना चाहिए था, तो वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, या जो रेन का वाटर जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है वो नहीं हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट बता रहे हैं, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर जो रेन का वाटर रन ऑफ होता है और जो रिचार्ज होना चाहिए था ग्राउंड वाटर को वो लेस हो रहा है, तो उसका ऑब्वियसली जो हम जब रेनी सीजन नहीं होता उसके बाद क्या करते हैं, हम ग्राउंड से ही वाटर निकालते हैं ना, बोरवेल्स और जो हमारी वेल्स और ये सब होता है, वो कहाँ से वाटर आता है, तो वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ होता है, तभी हम उसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं ना। तो अभी वो ग्राउंड टेबल है ना, उसका इफेक्ट दिख रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो फर्दर क्या हो सकता है कि अभी उसके ऊपर जो अफेक्ट हो रहा है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल, तो फर्दर क्या हो सकता है उसका, तो यही बोला है उन्होंने कि देयर हैज बीन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट आने के चांसेस है स्टेट में, मतलब आ रहे हैं, और दिस हैज ड्रिवन फार्मर्स टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स टू सिक्योर देयर क्रॉप्स। तो देखो पूरे पैसेज में कर्व क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज कम हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, और जो रिवर्स में भी वाटर जितना स्टोर होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, रिवर भी जल्दी ही ड्राई हो रही है, ड्रॉट आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे लोग, अपना क्रॉप बचाने के चक्कर में, मतलब फार्मर्स क्रॉप बचाने के चक्कर में क्या करेंगे, ज्यादा बोरवेल्स मतलब बनाएंगे और उससे वाटर ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर जितना वाटर वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना वो जो वाटर का लेवल होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल, वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वाटर स्केर्सिटी आने लग जाती है।
तो पूरे हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखो कर्क्स ये नहीं है, कर्क्स यहाँ पे इनको यही बताना है कि मतलब वाटर वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है वाटर की, पूरे पैसेज में यही बता रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं है। हेवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम का नहीं, ऐसा कुछ बोला ही नहीं पैसेज में, ये कर्व्स भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो वाटर की स्केर्सिटी है उसी के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ ये कितना बड़ा थ्रेट है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज कॉज द फार्मर टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड, नहीं रिस्की क्रॉपिंग स्ट्रेटजी, अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, तो ये तो गलत ही है। तो हमारा आंसर सी बनता है यहाँ पे। अभी देखते हैं यहाँ पे अजम्पशन का क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी है बट 3 ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखते हैं। एक तो ये बीपीए में भी अल्टर एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट इन वीवो, तो ये अज्यूम करके लिखा है तो हो सकता है। ठीक है, पैसेज में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड असाइज आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट्स फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस। पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस, जो ये जो दोनों से मिलके जो भी बन रहा है ना, तो इसके मतलब पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए यूजफुल रहेगा, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पैसेज में बोला है कि नहीं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कुड सर्व एज अ मॉडल टू इवेल्युएट द फिजिकल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो देखते हैं, पैसेज पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे वैलिड अजम्पशन ढूंढना है हमें। यहाँ पे बताया रिसर्चर्स वर एबल टू यूज स्टेम सेल टू गॉज, मतलब मेजरमेंट करना न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट बाय बिस्फिनॉल ए। ठीक है, ये जो बीपीए का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये पोल्यूटेंट तो है, ये एक पोल्यूटेंट है एनवायरमेंटल, और ये इसका नाम है यहाँ पे बिस्फिनॉल ए। ठीक है, यहाँ पे बिस्फिनॉल ए, ये बीपीए है। So they use a combination of biochemical and cell-based assay to examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA. ठीक है, a compound known to cause heart disease, diabetes and developmental abnormalities in human। जो ये कंपाउंड है इसकी वजह से हार्ट डिसीज होते हैं, डायबिटीज होता है और डेवलपमेंटल abnormalities in human। ठीक है, and they were able to detect major BPA toxicity towards the proper specification of primary germ layer such as endoderms, ectoderms and the establishment of neural progenitor cells। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या अज्यूम करके लिखा होगा उन्होंने। एक रिसर्च हुआ, मतलब जो रिसर्चर्स जो है उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कुछ जो एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है बिस्फिनॉल ए, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन बनाया, बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड साई जो होता है उसका कॉम्बिनेशन बनाया। तो उसको जब एग्जामाइन किया तो जीन एक्सप्रेशन हुआ, प्रोफाइल ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ माउस जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का अपॉन ट्रीटमेंट विथ बीपीए, a compound known to cause heart disease। तो इसके ऊपर उन्होंने ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो पूरे पैसेज में ये थोड़ा साइंटिफिक साइंस बेस्ड पूरा पैसेज है, जिसको नहीं समझ में आता ना साइंस की लैंग्वेज, इसको स्कीप करे। ठीक है, इसको स्कीप करना बिल्कुल भी। ऐसे वाले जो होते हैं ना, आपको लगते हैं अजम्पशन का है और साइंस बेस्ड है और हमें समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल स्कीप कर दो। अब बिल्कुल आपको निगेटिव इसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि बीपीए में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वीवो, तो इन्होंने वही बोला है। यहाँ पे क्या बोलते हैं,
यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन करवाया बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड एसआई और एग्जामाइन जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन करना होगा तो वहाँ पे अल्टर करना पड़ता है वाया, चाहे विवो से हो चाहे अदर टेक्निक से हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अल्टर हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है मतलब। और ये पैसेज अजम्पशन का है, तो हमें यहाँ पे अज्यूम ही करना है कि जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो है विवो हो या चाहे कोई अदर हो, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विवो में हो रही है, तो ये तो हम मान लो करेक्ट ही है। ठीक है, तो बायोकेमिकल एंड सेल बेस्ड जो एसाइज है आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट फॉर पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस। पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस नहीं फाइंड आउट करना है उनको, ट्रीटमेंट इसकी करना है बीपीए। ठीक है, पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीजेस की नहीं है, तो बिल्कुल ये तो गलत ही है। और जो थर्ड बोला एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कुड सर्व एज अ मॉडल टू इवेल्युएट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। तो ये यहाँ पे पोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, पोल्यूटेंट की बात हो रही है। एक पोल्यूटेंट है, कौन सा है, बीपीए, तो इसीलिए ये गलत हुआ और ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे देखो 1 और 3 आना चाहिए, सी आंसर आता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, पूरा ये पैसेज अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो आंसर। तो यहाँ पे होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं भी आता है तो आप प्रैक्टिस के साथ आपको ये चीजें समझनी है। एक तो कीवर्ड्स आपको समझना बहुत जरूरी होता है, अगर आप कीवर्ड्स समझ नहीं पाओगे ना तो मुश्किल है आंसर निकालना। तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल है ही तो आप वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।